प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 महामारी को लेकर गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर को किया संबोधित। महामारी के खिलाफ नाम के सदस्य देशों को एकजुट होकर प्रयास जारी रखने का किया आह्वान। भारत के लोकतांत्रिक मॉडल को सराहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, संकट के दौरान हमने दिखाया कैसे लोकतंत्र, अनुशासन और निर्णायकता एक साथ मिलकर बना सकते हैं वास्तविक जन आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जहां एक तरफ दुनिया आज कोविड-19 नामक गंभीर महामारी से लड़ रही है, तो वहीं कुछ लोग आतंकवाद, फेक न्यूज और छेड़छाड़ किए गए वीडियो जैसे घातक वायरस को फैलाने का कर रहे हैं काम। सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को 7 मई से चरणबद्ध तरीके से वापस भारत लाने की दी मंजूरी। हवाई जहाज व नौसेना के जहाजों द्वारा की जाएगी यात्रा की व्यवस्था। दूतावास और उच्चायोग व्यथित भारतीय नागरिकों की बना रहे हैं सूची। रेलवे ने स्पष्ट किया कि देश में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं वसूला जा रहा। 85% रेलवे और बाकी 15% पैसा दे रही हैं राज्य सरकारें। टिकटों की बिक्री से किया इंकार, कहा राज्य सरकारें तय करेंगी कौन यात्रा करेगा कौन नहीं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 32,138, 12,726 मरीज हुए स्वस्थ। संक्रमण की चपेट में आने से 1,567 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक में कोविड-19 की स्थिति पर की गई समीक्षा। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही है वृद्धि। अभी तक 35 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, तो 2,51,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में 11,78,000 से ज्यादा लोग संक्रमित और 69,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। इस समय दुनिया भर के देश कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में विभिन्न संगठनों ने इस वैश्विक स्वास्थ्य संकट से एक साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुटनिरपेक्ष देशों के सोमवार को गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने गुटनिरपेक्ष देशों से मिलकर इस महामारी से लड़ने की बात कही और माना कि मानवता कई दशकों में सबसे खतरनाक संकट का सामना कर रही है। नाम शिखर सम्मेलन में भारत ने अपने लोकतांत्रिक मॉडल की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत यह दर्शाता है कि किस तरह लोकतंत्र और अनुशासन एक साथ मिलकर इसे वास्तविक जन आंदोलन का रूप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जहां एक तरफ दुनिया आज कोविड-19 नामक गंभीर महामारी से लड़ रही है, तो वहीं कुछ लोग आतंकवाद, फेक न्यूज और छेड़छाड़ किए गए वीडियो जैसे घातक वायरस फैला रहे हैं। During this crisis, we have shown how democracy, discipline, and decisiveness can come together to create a genuine people's movement. Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. But today, I want to focus only on the positives. नई दिल्ली में स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय पर कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में यह बैठक हुई। इस बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के संक्रमण के समय में एनसीसी के कैडेट की ओर से दी जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार एनसीसी का विस्तार तटीय और सीमावर्ती इलाकों में भी करने जा रही है। इस क्राइसिस में एनसीसी कैडेट्स की और हमारे डायरेक्टरेट्स की जो भूमिका है उसकी मैं सराहना करता हूं और हमारे एनसीसी कैडेट्स का जो बहुमूल्य योगदान है उस पर हमको पूरी तरह से नाज है। एनसीसी को हम लोग और आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी एक इच्छा है कि ये आगे जाना चाहिए और इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। इसका और एक्सपेंशन होना चाहिए। अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि एनसीसी यूनिट्स का कोस्टल और बॉर्डर के एरियाज में भी एक्सपेंशन होना चाहिए। वहीं देश में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने की केंद्र और रेलवे के प्रयास पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूरों से किसी प्रकार का पैसा नहीं वसूला जा रहा है, बल्कि 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है। सिर्फ 15% पैसा राज्य सरकारें दे रही हैं। रेलवे राज्यों के अनुरोध पर विशेष श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं, जिसके माध्यम से हजारों फंसे प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। यात्रा करने के लिए लोगों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा, जिसके आधार पर संबंधित राज्य सरकारें ही फैसला करेंगी कि किस व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति देनी है या नहीं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों ने पूरा खर्चा उठाने की बात कही है। गौरतलब है कि रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों से अब तक श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाई हैं और संकट के इस समय में विशेष रूप से गरीब लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि लॉकडाउन में फंसे छात्रों, मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से वापस लाने पर किसी से किराया नहीं लिया जा रहा है, बल्कि सबको उनके प्रखंड मुख्यालय तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार ने घर वापस लौटने वाले सभी मजदूरों को 500 रुपए अतिरिक्त देने का भी फैसला किया है। मित्रों, रेल किराए को लेकर विपक्ष के द्वारा अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। जिन लोगों ने अपने 15 साल के राज में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, वो कभी ऐलान करते कि हम इतनी बसें दे देंगे, कभी कहते इतनी रेल दे देंगे। तो मित्रों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो बच्चे कोटा से लौट कर आए हैं, किसी बच्चे से कोई रेल का किराया नहीं लिया गया है। और जो हमारे श्रमिक भाई आए हैं, उनसे भी बिहार सरकार ने कोई रेल किराया नहीं वसूला है। और यदि किसी राज्य में किसी सरकार ने उनसे रेल का किराया लिया होगा तो उस पैसे को हम रिम्बर्स करने का काम करेंगे और 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद उनको अतिरिक्त 500 रुपया राज्य सरकार देने का काम करेगी और न्यूनतम 1000 रुपया उनको अवश्य दिया जाएगा। विपक्ष से अपील करूंगा कि इस संक्रमण के दौरान, इस महामारी के दौरान जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, उसके अंदर अनावश्यक विवाद पैदा न करें। केंद्र की सरकार ने रेलगाड़ियों का इंतजाम किया है और रेलगाड़ी के इंतजाम में कितना बड़ा खर्च आता है ये शायद उनको नहीं मालूम है। और अब खबर राहत सामग्री के परिवहन से जुड़ी हुई। एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और निजी एयरलाइंस ने लाइफलाइन उड़ान के तहत अब तक कुल 430 उड़ानें संचालित की हैं। लाइफलाइन उड़ान द्वारा 4 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके अब तक लगभग 821 टन माल की ढुलाई की गई है। कोरोना संकट के दौरान देश के दूरदराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री के परिवहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय लाइफलाइन उड़ानों का संचालन कर रहा है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपों और पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सरकारी उपक्रम पवन हंस लिमिटेड जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिकित्सा कार्गो और रोगियों के परिवहन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रहा है। पवन हंस ने 3 मई 2020 तक 7,729 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2.27 टन माल की ढुलाई की है। पूर्वी एशिया में दवा, चिकित्सा उपकरण और अन्य राहत सामग्री के परिवहन के लिए एक कार्गो एयर ब्रिज की स्थापना भी की गई थी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 32,138 पहुंच गई है। देश भर में 12,726 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1568 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।
सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके। इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों के कारण देश भर के सभी शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई लिखाई का काम प्रभावित हुआ है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों के बंद होने के कारण शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों से अध्यापकों के डिजिटल कौशल को बढ़ाने को कहा है। इसके माध्यम से शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कक्षाएं ले सके। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पिछले दिनों अध्यापकों के कौशल विकास के लिए वेबिनार कार्यशाला का आयोजन किया गया। पेश है हमारे संवाददाता संजय प्रताप सिंह की एक खास रिपोर्ट। कोविड-19 की महामारी से निपटने के प्रयासों के बीच विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने अध्यापकों और छात्रों के लिए जहां एक ओर इंटरनेट और अन्य डिजिटल टूल के इस्तेमाल को अपनी प्राथमिकता सूची में काफी ऊपर कर लिया है, वहीं सरकार ने भी अध्यापकों को डिजिटल टूल में दक्ष बनने पर जोर दिया है। पिछले दिनों इन्हीं प्रयासों के तहत राजीव गांधी विश्वविद्यालय के साथ देश के तमाम दूसरे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापक भी आपस में जुड़े। इस सेमिनार में वक्ता और श्रोता एक जगह जमा थे, लेकिन प्लेटफॉर्म उनके लैपटॉप थे। Yes, ma'am, you can ask your question. First of all, it was very informative and I think it's very helpful. The whole lecture was very. जाहिर है वेबिनार का यह तरीका कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों में बेहद जरूरी हो गया है। During this lockdown, we are unable to have face-to-face contact with the students. So we are facing very difficult in teaching learning process. We got very good response from all over the India. And not only from India, we have participants from Dubai also and Malaysia. 2 participants from Malaysia and 1 participant from Dubai. The objective of this program is to make the teachers learn how to take class with the participants, with the students, without face-to-face mode. वेबिनार के इन प्रयासों से जहां अध्यापकों के बीच संवाद हुआ, वहीं इन प्रयासों ने ये आशा भी बढ़ा दी है कि कठिन समय में न सिर्फ पढ़ाई जारी रह सकती है, बल्कि आगे बढ़ने के नए रास्ते भी मिलेंगे। If we stop learning, either the teachers or the students, it will be disastrous to the whole society. So we thought of learning to continue even this is distress. And that's why we have contextualized this kind of workshop. We have organized this workshop on the faculty development program to equip our teachers, to skill our teachers to better use this online platforms. संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, ईटानगर। और गर्मी में दिनों दिन तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी इस भीषण गर्मी से में भी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। इनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए एम्स के डॉक्टर और उनकी टीम ने एजिंग इंडिया एनजीओ के सहयोग से 200 पुलिस बैरिकेडिंग पर जूस बांटा। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसके लिए कई जगह सामुदायिक किचन चल रहा है। आरके पुरम स्थित सर्वोदय स्कूल में चल रहे एक ऐसे ही कम्युनिटी किचन का दौरा किया डीडी न्यूज की टीम ने, जहां से खाना बनकर एम्स में इलाज करा रहे मरीजों के तीमारदारों को खाना मुहैया कराया जाता है। लॉकडाउन के दौरान जहां एक और लोगों को रोजगार भी मिले और कोरोना से बचाव के लिए मास्क भी बने, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में सीआरपीएफ ने एजिंग इंडिया एनजीओ को 15 सिलाई मशीन डोनेट किए हैं और सिलाई मशीन गरीब लोगों को दिया जाएगा, जो इस मशीन से अपनी आजीविका भी चला सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ये 14 सिलाई मशीन है, ये हमने इन दोनों एनजीओ को दे दी हैं। अब ये अपने हिसाब से जो भी स्लम्स हैं, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी इस पर काम करना जानता है, कार्य करने में इच्छुक हैं, उन्हें ये सप्लाई करेंगे। बुजुर्ग महिलाएँ हैं और ऐसे लोग जिनको हम काम दे पाएंगे, इस काम के सहारे ना वो आवश्यक अपने जीवन यापन के लिए एक पैसा कमा पाएंगे, सुख की जिंदगी जी पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जैसे मास्क, ये बने हुए कपड़े के मास्क, जिससे कि जो एक चेन ब्रेक करनी है इस कोविड पैंडेमिक की स्प्रेड की, उसे रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहा है कि कुछ फर्जी कंपनियां व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यानी पीपीई का निर्माण कर रही हैं और उस पर खादी इंडिया का लोगो लगाकर बेच रही हैं। केवीआईसी ने कहा है कि ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने एक वक्तव्य जारी कर यह भी स्पष्ट किया कि अभी खादी इंडिया ने बाजार में कोई भी पीपीई किट नहीं उतारा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केवीआईसी खादी से बने पीपीई किट विकसित कर रहा है और अलग अलग चरणों में इसकी जांच की जा रही है। अभी तक केवीआईसी ने केवल खादी से बने फेस मास्क बनाए हैं और इसका वितरण कर रहा है। केवीआईसी ने कहा कि मास्क के लिए विशेष रूप से हाथ से बने फैब्रिक का इस्तेमाल करता है और इसलिए पॉलिस्टर और पॉलीप्रोपाइलिन जैसे पदार्थ से बने उत्पाद न तो खादी के हैं न केवीआईसी द्वारा प्रमाणित हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज जेईई मेंस एग्जाम, जेईई एडवांस एग्जाम और नीट एग्जाम की तारीखों का ऐलान किया। जेईई मेंस एग्जाम्स 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होंगे, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा अगस्त में होगी। वहीं मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट एग्जाम 26 जुलाई को होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा हम 1-2 दिन में करेंगे। छात्रों के साथ संवाद में रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सीबीएसई एनसीईआरटी की किताबें हर राज्य को उपलब्ध करा दी गई है। आईआईटी और एनआईटी को इस साल फीस न बढ़ाने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को सभी शैक्षिक सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराएं। विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं 1 जुलाई से होंगी और 1 अगस्त से नया सत्र शुरू होगा। और इन्हीं के साथ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का काम जल्द ही शुरू होगा। क्या है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये जेईई की परीक्षाएं होंगी। 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जेईई और नीट की तारीखों की घोषणा इन एग्जाम्स की छात्रों के लिए एक बड़ी राहत लेके आए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। अभी तक 35 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इस महामारी की चपेट में आने से 2,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में 11,78,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं और 69,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच करीब 6 सप्ताह बाद वॉशिंगटन लौटे अमेरिकी सेनेटर ने विधायी सत्र के दौरान सांसदों और कर्मचारियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के जोखिम पर चिंता जाहिर की है। सीनेट का कामकाज शुरू होने के साथ ही पार्टी के नेताओं ने महामारी से निपटने के तरीकों में अगले कदम पर पक्षपातपूर्ण मतभेदों पर सवाल खड़े किए। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन नेताओं के बीच कोरोना वायरस कानून के मसौदे को लेकर मतभेद हैं। डेमोक्रेट चाहते हैं कि राज्य और स्थानीय सरकारों को $1 ट्रिलियन की मदद दी जाए। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन ने किसी भी बिल को आगे बढ़ाने से पहले व्यापारों की सुरक्षा की शर्त रखी है। वॉशिंगटन में अभी भी स्टे एट होम आदेश लागू है। चिकित्सकों ने सांसदों को मास्क पहनने, 6 फुट की दूरी बनाए रखने और सीमित कर्मचारियों की सलाह दी है। अमेरिका के कई प्रांतों ने कोरोना वायरस के कारण घर में रहने की कुछ पाबंदियों को हटा दिया है। व्यापार और सामाजिक जीवन पर प्रतिबंधों को कम करने और अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारने के दबाव के बीच ये कदम उठाए गए हैं। वेस्ट वर्जीनिया में चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोलने की गवर्नर जिम जस्टिस की योजना के तहत दूसरे सप्ताह सैलून में ग्राहकों का आना शुरू हो गया है। अटलांटा में भी एक मॉल के बाहर खरीदारों की लंबी कतार देखी गई, जहां जो लोग मास्क लगाकर नहीं आए उन्हें मॉल में घुसने से पहले मास्क बांटे गए। जॉर्जिया प्रांत के अगस्ता शहर सहित कई जगहों पर आज मॉल खुलेंगे। वहीं बोस्टन में प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर चार्ली बेकर से घर में रहने की पाबंदियों को हटाने की मांग की। उधर फ्रांस में कोरोना वायरस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 25,000 से ऊपर हो गई है। फ्रांस में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण से 306 लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 25,201 हो गई, जबकि 576 नए मामलों के साथ कुल संक्रमित लोगों की संख्या
1,31,863 हो गई है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 11 मई से देशव्यापी लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटाने का फैसला ले रखा है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण कई हजार लोगों की जान बच गई है, जिस कारण इसमें ढील देने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल और दुकानों को धीरे धीरे खोला जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट, कैफे और बीच पर कम से कम जून तक पाबंदी रहेगी। मेक्सिको सिटी में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए फॉर्मूला 1 रेस कोर्स की साइट अस्थायी अस्पताल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। मेक्सिको में अब तक 24,905 कोरोना मामलों की पुष्टि हो चुकी है। मेक्सिको में कोरोना संक्रमण के कारण कुल 117 और लोगों की मौत हो गई, जिससे देश में अब तक 2,271 लोगों की मौत हो गई है। और कोरोना वायरस की महामारी झेल रहे स्पेन में पिछले 7 हफ्ते से लॉकडाउन लागू है और अब लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जा रही है। स्पेन में सोमवार को कोरोना महामारी फैलने के बाद पहली बार लोग बाहर दुकानों में कुछ चीजें खरीदते नजर आए। गौरतलब है कि कुछ शर्तों के साथ स्पेन में लोगों को छूट दी गई है। सार्वजनिक वाहनों में यात्रा कर रहे लोगों के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। नए नियमों के तहत हजामत के लिए लोगों को पहले ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और दुकान में एक से अधिक ग्राहक की अनुमति नहीं होगी। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण 164 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में मरने वालों का आंकड़ा 25,428 पर पहुंच गया है। वहीं संक्रमण के मामलों की संख्या 2,18,000 से अधिक हो गई है। और यूरोपीय देशों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। इटली में फिलहाल इस वायरस की वजह से 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद 2,11,000 से अधिक है। वहीं देश की सांख्यिकी ब्यूरो ने कोविड-19 से इटली में मौत के आंकड़े को रिपोर्ट की तुलना में बहुत अधिक बताया है। उनके मुताबिक कई लोगों की मौत बिना जांच के ही हुई है, इसलिए आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। हाल ही में इटली ने लॉकडाउन में आंशिक राहत देना शुरू किया है। लॉकडाउन में छूट के बाद इटली में करीब 2 महीने बाद 45 लाख लोग वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। इसके साथ ही यहां फैक्ट्रियों और अन्य कंपनियों में काम शुरू करने की अनुमति दी गई है। ज्यादातर दुकानें 18 मई तक बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट और बार आदि में खाना व अन्य सामग्रियों को ले जाने की सुविधा है। वहीं स्कूलों, सिनेमाघर और थिएटरों को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखा गया है। रविवार से पिछले 24 घंटों में 688 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों के साथ बांग्लादेश में कोविड-19 संक्रमण मामलों की संख्या 10,143 हो गई है। देश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार देश में 8 मार्च को पहले मामले का पता चलने के बाद से बांग्लादेश में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 5 और लोगों की मौत होने के कारण देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 182 हो गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मुताबिक कोरोना के 1209 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार उन लोगों को ईद से पहले नगद सहायता प्रदान करेगी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 जिलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री हसीना ने घोषणा की है कि 2 महीने के लिए बैंक ब्याज नहीं लेंगे। राहत उपायों की घोषणा करते हुए शेख हसीना ने कहा कि सरकार गरीब लोगों के लिए 50 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करेगी ताकि वे 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल खरीद सकें। वहीं सरकार ने देश में जारी अवकाश को 16 मई तक बढ़ा दिया है। और एक बार फिर लौटते हैं देश की खबरों पर। उत्तरी कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा का आज जयपुर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कर्नल शर्मा की पत्नी पल्लवी और उनके भाई ने चिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले शहीद कर्नल शर्मा के पार्थिव शरीर को जयपुर मिलिट्री स्टेशन के 61वें कैवलरी ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व दक्षिण पश्चिमी कमान के कमांडर अशोक क्लेयर, अन्य अधिकारियों व परिवार के सदस्यों ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। कर्नल शर्मा उत्तरी कश्मीर में हंदवाड़ा क्षेत्र के एक गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 5 सुरक्षा कर्मियों में से एक थे।
जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद मेजर अनुज सूद पंचतत्व में विलीन हुए। मेजर अनुज सूद का पार्थिव शरीर आज उनके घर पंचकुला पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाकर मेजर सूद को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अन्य खबरों में दिल्ली में डीजल की कीमतों में 7 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पेट्रोल की कीमत में भी 1 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। राज्य सरकार ने वाहन ईंधन की कीमतों पर वैट बढ़ा दिया है, जिस कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दो गज दूरी है बेहद जरूरी, खुद की सुरक्षा के लिए ही नहीं, सभी की सुरक्षा के लिए। सकारात्मक रहें, अफवाहों से बचें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। #पॉजिटिव हार्मनीज आपको छोड़े जाते हैं शांति और संकल्प का संदेश देते। द बैंगलोर कोरस की इस अनूठी प्रस्तुति के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।